14 मार्च 1970 एक ऑपरेशन थिएटर में दो बंदरों को लाया गया। डॉक्टर रॉबर्ट वाइट और उनकी टीम एक बेहद खतरनाक और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। उनका मकसद मोंकी ए का सिर मोंकी बी के शरीर के साथ जोड़ना था। क्या यह पॉसिबल था? क्या इंसानों पर भी ये किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा हुआ तो किसका दिमाग किसके शरीर में होगा? आइए पता करते हैं। मार्च 1970 को रॉबर्ट वाइट और उनकी टीम दो छोटे बंदरों को ऑपरेशन थिएटर लेकर आई। न्यूरोसर्जन एक एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट की तैयारी में थे, जिस पर दशकों से काम चल रहा था, जो बड़ा विचित्र था। यह रॉबर्ट वाइट का एक ड्रीम फीवर था। सवाल यह है कि रॉबर्ट वाइट का ड्रीम क्या था? वे मोंकी ए के सिर को मोंकी बी के बॉडी से जोड़ना चाहते थे, जिसे वे होल बॉडी ट्रांसप्लांट मानते थे। डॉक्टर वाइट का अल्टीमेट गोल एक दिन ह्यूमंस पर यह सर्जरी करना था। लाइफ के नेचर और साइंस की लिमिट्स को डिस्टर्ब करने वाला होने के बावजूद बॉडी ट्रांसप्लांट का आइडिया एथिकल, बायोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल सवाल उठाता है, जिन पर आज भी डिबेट्स होती हैं। लेकिन सबसे पहले, क्या ये मेडिकली पॉसिबल भी है? डॉक्टर वाइट को सर्जरी में कई टेक्निकल हर्डल्स का सामना करना पड़ा। एक बात तो ये थी कि इससे पैरालिसिस कंफर्म था, क्योंकि तब तक कोई भी डॉक्टर कटी हुई स्पाइनल कॉर्ड को दोबारा नहीं जोड़ सकता था। लेकिन डॉक्टर वाइट एक न्यूरोसर्जन थे। वे सोचते थे कि यह सर्जरी स्पाइनल कॉर्ड की चोटों या ALS जैसी डिजीज से पीड़ित मरीजों के लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। ये मरीज अक्सर कई ऑर्गन फेलियर्स और पैरालिसिस का सामना करते थे, इसीलिए बॉडी ट्रांसप्लांट के जरिए उन्हें उम्मीद थी कि उनके सभी ऑर्गन्स को एक साथ बदलकर उनकी जान बचाई जा सकेगी। लेकिन पैरालिसिस ही चैलेंज नहीं था। अपनी हाई एनर्जी डिमांड के कारण ब्रेन सेल्स को एक्टिव रहने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई की आवश्यकता होती है। फिर भी ट्रांसप्लांट सर्जरी से ब्रेन के ऑक्सीजन फ्लो में घंटों तक रुकावट आ सकती है। लेकिन डॉक्टर वाइट के माइंड में एक आइडिया आया। जब ब्रेन ठंडा होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वह कम ऑक्सीजन यूज करता है। डॉग्स और मोंकीज पर एक्सपेरिमेंट करते हुए वाइट ने एक ब्रेन कूलिंग टेक्निक्स डेवलप की, जिसमें ब्रेन के ब्लड फ्लो को सेलेक्टिवली रूप से ठंडा करके रोक दिया जाता था, जबकि बॉडी का बाकी ब्लड गर्म रहता था और सर्कुलेट होता रहता था। फिर 1964 में डॉक्टर वाइट ने एक जानलेवा ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित पेशेंट के ब्रेन को 11 डिग्री सेल्सियस पर सक्सेसफुली सस्पेंडेड एनिमेशन में ठंडा किया, जहां आमतौर पर सर्जिकल टीम के पास ट्यूमर को हटाने के लिए केवल 3 से 5 मिनट का समय होता था। इस नई टेक्निक से उन्हें बिना किसी नुकसान के 1 घंटे से ज़्यादा का समय ऑपरेशन के लिए मिल गया। ब्रेन कूलिंग ने न्यूरोसर्जरी के फील्ड में क्रांति ला दी और डॉक्टर वाइट को उनके बॉडी ट्रांसप्लांट गोल के एक कदम और करीब ला दिया। लेकिन ये विजन सीरियस एथिकल कंसर्न से भरा था। ऐसी कौन सी कंडीशन ऐसे एक्सपेरिमेंटल सर्जरी को जस्टिफाई करेंगी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पेन और न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकती हैं, और ये साबित करने के लिए कितने जानवरों को मरना होगा कि यह सर्जरी पॉसिबल है। उस समय बायोएथिक्स अभी भी एक उभरता हुआ फील्ड था। फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी के कई लोगों सहित कई आलोचकों ने डॉक्टर वाइट के रिसर्च की क्रूएलिटी को पहचाना और इसका कड़ा विरोध किया। फिर भी डॉक्टर वाइट को NIH जैसी एजेंसियों से अप्रूवल मिलता रहा और 1970 तक वह मोंकी के बॉडी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले मोंकी ए में टेम्परेरी ब्लड वेसल्स लगाई गई, प्लास्टिक की वेसल्स के कॉइल जो सिर को बॉडी से जोड़ते थे। प्लास्टिक की वेसल्स से टीम ने बॉडी बी को सिर ए से जोड़ा और फिर एनेस्थीसिया से उसके जागने का इंतजार किया। मोंकी जाग गया, जिंदा, पैरालाइज और एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड।
टीम के अकॉर्डिंग बंदर देख सकता था, सूंघ सकता था, सुन सकता था और यहाँ तक कि उसने डॉक्टरों की एक उंगली भी काटने की कोशिश की। डॉक्टर वाइट को लगा कि इससे प्रूव होता है कि ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है। हेड के ट्रांसप्लांट के बाद भी ब्रेन सर्वाइव कर गया और मेडिसिन की हाई डोज के साथ इम्यून रिजेक्शन के बिना जीवित रह सकता था। लेकिन क्या डॉक्टर वाइट ने मोंकी ए का बॉडी ट्रांसप्लांट किया था या मोंकी बी का हेड ट्रांसप्लांट किया था? यह सर्जरी माइंड बॉडी के डिवीजन पर सवाल उठाती है, जिस पर सदियों से बहस होती रही है। जबकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमारी कॉन्शियसनेस के निर्माण में सेंट्रल ब्रेन की भूमिका को सपोर्ट करती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारी सोच कहाँ से आती है? क्या सिर्फ दिमाग ही हम हैं या फिर हमारा शरीर, हमारे इमोशंस और यादों में भी कोई भूमिका निभाता है? क्योंकि आज हम जानते हैं कि गट में भी न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। क्या बॉडी का एक पार्ट माइंड के बाहर रह सकता है? बॉडी और ब्रेन सर्किट सिग्नलिंग सिस्टम द्वारा इंटरकनेक्टेड है, तो इन दोनों को अलग करने से क्या खो जाता है? एक न्यूरोसर्जन के रूप में डॉक्टर वाइट ने 1998 में रिटायर होने से पहले 10,000 से ज़्यादा ब्रेन ऑपरेशन किए थे, लेकिन कभी भी वह ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए जिसका उन्होंने सपना देखा था। तब से कई साइंटिस्टों ने डॉक्टर वाइट के छोड़े हुए काम को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट दिखाया है और अधूरी डिबेट्स को रिवाइव किया है। अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के सिर को डोनर के बॉडी से सक्सेसफुली जोड़ भी दे तो दोनों में से कौन होगा? लेकिन सवाल वही है, क्या हमें ये करना चाहिए? क्या जिंदगी को बचाने के लिए हम एथिक्स की लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं?